Hello student, this is Jitendra Verma here, and today in this part we will talk about an important significant theory which is known as a valence bond theory. देखो बच्चों, आज के इस पार्ट के अंदर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे। उससे पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं कि देखो, मेटल एंड लाइगेंड बॉन्ड और कॉम्प्लेक्स को समझाने के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझाने के लिए वी आर हैविंग थ्री थ्योरीज ज्यादा पढ़ी जाती है। सर, एक तो एमओटी, एक हो गया हमारे पास सीएफटी, उसी के अंदर एक सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट है वीबीटी। ठीक है ना? तो वीबीटी जो एक्सप्लेन करती है कि सर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनते हैं, क्या है इसके अंदर, हम क्या देखेंगे, ज्योमेट्री देखेंगे, हम मैग्नेटिक बिहेवियर देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। ठीक है ना? ये सारी चीजें हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हो गई हमारे पास, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, ये सब चीजें हम इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज एक्चुअली एक्सटेंडेड बाय अ पॉलिंग इन 1931 फॉर अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? अब देखो, कुछ थ्योरेटिकल इसके मेन पोस्टुलेट्स ले लेते हैं। पढ़ मेन पोस्टुलेट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के वो है, मेटल लाइगेंड बॉन्ड अराइजेस बाय द डोनेशन ऑफ। देखो, ये वीबीटी क्या एक्सप्लेन कर रही है? सर, मेटल लाइगेंड बॉन्ड को एक्सप्लेन कर रही है। और मेटल लाइगेंड बॉन्ड को अपन ने पढ़ा था कि सर ये बॉन्ड बनती है, लाइगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देता है, उसके फलस्वरूप जो बॉन्ड बनती है उसको अपन कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखो, इसको फर्स्ट पोस्टुलेट तो यही है, द मेटल लाइगेंड बॉन्ड अराइजेस बाय द डोनेशन ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द लिगेंड्स टू द मेटल आयन। ठीक है, कि भाई मेटल लाइगेंड के अंदर लाइगेंड अपने डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर करता है, उससे एक बॉन्ड बनती है। नेक्स्ट थोड़ा इसको जूम कर लेता हूं मैं। इन ऑर्डर टू accommodate these electrons, the metal ion must possess requested number of vacant orbitals of equal energy. Thereby, these orbitals are obtained by hybridization of the orbitals of the metal atom to give a set of hybrid orbitals of equal energy. सर, कहना क्या चाह रहे हो? तो देखो बच्चों, ऐसा है, केंद्रीय धातु परमाणु में आवश्यकता अनुसार वांछित संख्या में लिगेंडों की संख्या के बराबर रिक्त sp_d परमाणु कक्षक होने चाहिए। रिक्त sp_d की बात कर रहे हैं तो वैसे मैं बता देता हूं, मेटल एटम जो हम लेते हैं, एटम और आयन, वो हमारे पास कौन से ब्लॉक के होते हैं? डी ब्लॉक के। क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। भाई, वैकेंट होंगे तभी तो जो लाइगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसको ये एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? तो देखो, एक चीज समझ में आई कि सर जितने भी हमारे, हम ये भी कह सकते हैं सर, मेटल एटम और आयन कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर उसके पास रिक्त कक्षक होने चाहिए, और वो सारे दीज ऑर्बिटल्स ऑब्टेन बाय हाइब्रिडाइजेशन, संकरित करके एक समान ऊर्जा के कक्षक बनाए। ठीक है ना? समान ऊर्जा के। नेक्स्ट स्लाइड देखो आप। With the approach of the ligand, metal ligand, next postulate है, are then formed by the overlap of these orbitals, then those of the ligands, by the donation of electron pair of the ligands to the empty hybridized orbital. Consequently, these bonds are of equal strength and directional nature. Directional nature है तो सर हमारे पास ज्योमेट्री की फॉर्मेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स which leads to the orbitals of equal energy. देखो, लिगेंड की कुल संख्या के बराबर केंद्र धातु आयन के पास रिक्त sp_d कक्षक संकरण करके समान ऊर्जा के कक्षक बना लेते हैं, और उसी को अपन क्या कहते हैं? संकरित कक्षक। अब देखो, कॉम्प्लेक्स को जो भी है सर, एक चीज सुनना ध्यान से। सर संकुल ठीक है सर, मेटल, देखो कुछ चीजें जो सिंपल चीजें हैं, पीपीटी यही कहती है भाई, मेटल के पास लाइगेंड की संख्या के अनुसार रिक्त कक्षक होने चाहिए। ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल करके अपनी इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स बना लेता है, इस ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉन पेयर हमें पता है ये डोनेट करता है। सारी चीजें देखो क्लियर है। लेकिन अब देखो, कॉम्प्लेक्स भी हमारे पास दो प्रकार के बनते हैं। एक तो एक को हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हिंदी में से कहते हैं बाह्य कक्षक संकुल। ठीक है? दूसरा, इसको मैंने ए पार्ट लिया। दूसरा हमारे पास बनेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये दो वर्ड पढ़ोगे आप तो कंफ्यूज मत होना। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का हिंदी में मतलब हो गया आंतरिक कक्षक संकुल। अब देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स का जो क्लासिफिकेशन किया है, ये हमने डी ऑर्बिटल के आधार पे किया है। कि कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर जैसे आप देखोगे कि सर हम दो चीजें देखेंगे। देखो, डी ऑर्बिटल कौन सा यूज हो रहा है? अगर हमारा इनर शेल वाला डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, यानी n-1 डी यूज हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे आंतरिक कक्ष का संकुल। और अगर बाह्य यूज हो रहा है, एनडी यूज हो रहा है, तो इसको अपन कहेंगे बाह्य कक्षक संकुल। इसको देखो उच्च चक्रण संकुल भी कहते हैं। देखो बच्चों, ध्यान से सुनना, उच्च चक्रण संकुल हिंदी इंग्लिश में कहते हैं इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनर का हमारे पास होगा निम्न चक्रण या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों?
आगे देखो मैं थ्योरेटिकल पोर्शन ले रहा हूं तो थोड़ा ध्यान में रखना और पेन और कॉपी लेके बैठना, ताकि आप नोट्स बनाते रहो मेरे साथ साथ जो मैं बोल रहा हूं, ताकि इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज लो और वीडियो को अंत तक देखना, ताकि हमारा ये चैप्टर और ये टॉपिक बड़ा अच्छी तरह से क्लियर हो। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा आगे जूम करता हूं मैं इसको, हिंदी में लिख लीजिए आप लोग। अगर केंद्रीय धातु परमाणु अपने बाह्य कोश के डी कक्षकों का प्रयोग संकरण के लिए प्रयुक्त करते हैं तो इसे बाह्य कक्षक संकुल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, उच्च चक्रण संकुल। और यदि आंतरिक कोश के डी कक्षकों का प्रयोग करते हैं संकरण के लिए, इफ इनर d orbital is being used in a hybridization, then it will be termed as a low spin complex, या हम ये कह सकते हैं कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट के अंदर हम देखें वीबीटी के अंदर, तो हम हाइब्रिडेशन के आधार पे, जैसे हमारे पास अगर हाइब्रिडेशन DsP2 है तो जो ज्योमेट्री होगी वो होगी हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर सर हम जानते हैं कहाँ, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया ही है कि हमारे पास जब ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म पढ़ा था हमने MLL, ये हमारे पास ज्योमेट्री क्या कहलाएगी, स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट अगर हमारे पास sp3 हो तो हमारे पास जो बनेगा सर वो टेट्राहेड्रल बनेगा। टेट्राहेड्रल क्या होता है सर, दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ अ टेट्राहेड्रल वेयर देयर इज अ बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। अगर sp3d2 और d2sp3 हाइब्रिडेशन हो तो हमारे पास जो ज्योमेट्री बन के आती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कुछ इस प्रकार से होती है, पिछले वीडियोस में आपने देखा ही होगा, लाइगेंड लाइगेंड लाइगेंड, ये लाइगेंड ये लाइगेंड और ये लाइगेंड, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। तो देखो बच्चों यहां इस हाइब्रिडेशन से भी समझिए कि देखो sp3d2 यहां का जो d यूज हुआ है सर ये बाह्य कोश का यूज हुआ है, तो इट्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो एक बात सुनो, sp3d2 तो कौन सा d2 कौन सा सर, बाहर का, तो ये हमारे पास क्या हो गया सर, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये एक तरह का बिल्कुल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, या हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल है। अगर मैं d2sp3 लिख रहा हूं तो सर इनर यूज हुआ है, n-1d यूज हुआ है, तो ये जो है हमारे पास ये कैसा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब देखो वीबीटी स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हमें समझ आनी चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे लाइगेंड किसे कहते हैं। लाइगेंड मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बता रखा है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम which donates a pair of electron to the central metal atom, यानी परमाणु या परमाणु का समूह जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, यानी एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा तो सर आपने एक चीज बताई थी, इसको लुईस बेस कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं भाई, लुईस बेस। यानी लाइगेंड एक किस तरह से व्यवहार करता है, लुईस बेस की तरह व्यवहार करता है। अब देखो कॉम्प्लेक्स के अंदर हम जो बात करेंगे यहां हम क्या क्या देखेंगे सर, एक तो हाइब्रिडेशन पता होनी चाहिए, हाइब्रिडेशन पता चलेगी तो हमें ज्योमेट्री भी आ जाएगी, ज्योमेट्री के बाद हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सर हमें कैसे पता चलेगा, अरे एक चीज ध्यान रखो, अगर कहीं पर भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले तो वो क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले डी वगैरह किसी में, तो वो रिजल्ट करेगा कि सर वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक इन इंग्लिश। ठीक है, दोनों मीडियम बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर हमारे पास युग्मित है यानी पेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सर वो क्या होगा सर, डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक को हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक की तरफ प्रतिकर्षित होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट। देखो मैग्नेटिक मोमेंट हम जो फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है म्यू बराबर n प्लस n2। तो देखो n, अब आप कहोगे सर ये n क्या है, देखो n यहाँ पे हमारे पास ये कब होगा, मैग्नेटिक मोमेंट कब निकालेंगे, जब उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। मेरे बात को ध्यान से सुनना, देखो सुनने का प्रयास करना और समझने का, कि देखो जब हम मैग्नेटिक मोमेंट कब निकालेंगे, जब उसके पास क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता रहा है। यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरो और मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं यानी प्रतिचुंबकीय होगा, वहां तो मैग्नेटिक मोमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात, इतनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे कुछ भी करो, आपके पास पेन और कॉपी जरूर होनी चाहिए, चीज पढ़ते रहो। आगे चलिए, देखो सर हम कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो सबसे पहले क्या देखना है, कैसे करना है, तो देखो आगे मैं इसको जूम करता हूं और इसको फॉलो करते रहो, पेन और कॉपी लेके बैठे रहो। देखो बच्चों, अगर हम कॉम्प्लेक्स जो गिवन होगा जिसके हम ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन सारी चीजें निकालेंगे, तो उसके अंदर सबसे पहले देखो एक बच्चों ध्यान में रखना कि सबसे जो भी कॉम्प्लेक्स गिवन है उसका सबसे पहले हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हमें सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम या आयन की फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, पहले स्टेप समझ में आ गया।
फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी को निकालना नहीं आता तो मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए, आराम से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, उसके बाद हम ऑर्बिटल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं स्टार कर रहा हूं सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी लिगेंड है वो हमारा कैसा है, वीक है क्या स्ट्रॉन्ग है। वीक लिगेंड यानी दुर्बल लिगेंड और प्रबल लिगेंड, इसकी पहचान होनी चाहिए। अब देखो बुक के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखी है, लेकिन मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को फॉलो करना, आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 12th और छोटे मोटे जितने भी कंपटीशन वगैरह हैं उसमें तो आप आराम से कर लोगे, और हायर कंपटीशन के अंदर भी ध्यान रखना। तो देखो बच्चों, थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको आप लिखते रहिए। अब देखो सबसे पहले आपके अंदर ये क्वेश्चन आएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वीक लिगेंड है। इसको फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड देखो, आप मैं बताता हूं आपको। देखो इस ट्रिक को इस तरह से समझो, आप इसको ऐसे लिखो, होज वीक, होज वीक। अब ये होज क्या है सर, तो देखो बच्चों ये होज का मतलब, एच का मतलब हेलोजन। तो देखो हेलोजन जितने भी हमारे पास, चाहे वो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडीन, आयोडाइड जो भी है, या ऑक्सीजन यानी OH माइनस, या सल्फर से कनेक्टेड यानी H रिप्रेजेंट करता है हेलोजन को, ऑक्सीजन सल्फर। हालांकि ये हमारे पास थायोसाइनेट है जो कई जगह डिपेंड करता है, एवरेज लिगेंड के अंदर आ जाता है। तो ये वीक लिखा है, ये जितने भी हैं ये सारे, ये सब दुर्बल लिगेंड है। मेरी बात सुनना और समझना, ये सब क्या है, दुर्बल लिगेंड है। यानी जहां हमारे पास ऐसे हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर जैसा डोनर एटम आता है, दाता परमाणु आता है, दाता परमाणु अगर आपको दिखाई दे, दाता परमाणु, समझ रहे हो ना मेरी बात को, अगर ये आपको दिखाई दे तो सर ये तो वीक लिगेंड है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने कि हमारे पास अगर कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस है, CNP स्ट्रॉन्ग लिखे, तो देखो CNP स्ट्रॉन्ग से समझिए आप कि जहां डोनर एटम हमारे पास देखो कार्बन है, नाइट्रोजन है, या ट्राइफिनाइल फास्फीन है यानी फास्फोरस वगैरह है, तो देखो यहां हमारे पास जैसे CN हो गया, NO2 हो गया, माइनस हो गया, तो ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये ट्राइफिनाइल फास्फीन, ये भी हमारे पास क्या है, फास्फोरस दे रखा है, तो सर आपने बता रखा है अभी, आपने ट्रिक बताई थी, CNP स्ट्रॉन्ग, होज वीक, होज वीक, CNP स्ट्रॉन्ग। तो देखो इसके पीछे कारण क्या है, वो पहले वो समझिए कि सर ये आपने कैसे पता लगाया, कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। तो देखो इसके पीछे जो रीजन है वो ये है, देखो यहां हमारे को दे रखा है C, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखो एक चीज समझिए, जितने भी हमारे पास लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो भी लिस्ट इलेक्ट्रो एलिमेंट है हमारे पास, दैट इज मोर स्ट्रॉन्ग, या मोर हम ये कहें मोर स्ट्रॉन्गेस्ट, मोर स्ट्रॉन्गर डोनर है, वो मोर स्ट्रॉन्गर डोनर है। एक चीज समझ में आई, क्या कहना चाह रहे हो, देखो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या फिर हम बात करें हेलोजन की, तो देखो कार्बन की क्या है, विद्युत ऋणता कम है। ये कम है तो सर कम हो तो इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, समझ रहे हो ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा। लेकिन हम नाइट्रोजन की बात करें तो सर इसकी विद्युत ऋणता तो ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन की बात करें तो इसकी नाइट्रोजन से भी ज्यादा है विद्युत ऋणता। मेरी बात सुनना, विद्युत ऋणता जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ध्यान में रखना, विद्युत ऋणता का कोई मात्रक नहीं होता। यानी साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता। तो देखो जहां जहां जो जितना कम विद्युत ऋणात्मक होगा वह उतना ही प्रबल इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होगा। मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर ये CO ये कैसा है, सर ये तो स्ट्रॉन्ग है, कैसे पता चला, सर कार्बन है, कार्बन यहाँ पे डोनर एटम है, कार्बन लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सर ये ऑब्वियसली क्या है, स्ट्रॉन्ग। मैंने कहा NO2 माइनस, ये कैसा है बच्चों, तो आपके दिमाग में आएगा सर नाइट्रोजन कहा आपने, NO2, तो सर इससे तो सर ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ऑक्सीजन वाला कहेंगे तो सर ये तो वीक लिगेंड है। X हेलोजन की वजह से फ्लोराइड दे दिया है, सर ये कैसा है, सर ये तो वीक लिगेंड है। अब देखो कुछ बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, ये आपको ये तो मेरे हिसाब से समझ में आएगा होगा कि देखो ये NO2 माइनस, हालांकि EN, H2O, NH3, EDTA, SCN, इनको हम एवरेज लिगेंड कह सकते हैं। अब ये आपने दो चीजें पढ़ी सर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, तो सर ये आपने एवरेज लिगेंड क्या, देखो इट कैन एक्ट एज ए वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग। ये डिपेंड करते हैं सिचुएशन कैसी है हमारे। कुछ एक आप एक्सेप्शंस में देखोगे,
जहां NH3 वीक भी बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग भी बिहेव कर रहा है। तो जनरली तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स होता है NH3 हम वीक ही ले लेते हैं, बाकी आगे हम आपको बताएंगे। यहाँ तक कि मेरे हिसाब से आपको पूरी कहानी समझ आई होगी। पहले ये सीरीज आप समझ लीजिए, जितने भी हमारे पास हेलोजन है वो सारे क्या है, वीक है, ठीक है। हालांकि एक्सेप्शन तो देखो केमिस्ट्री के अंदर होते ही है। आप ये कहोगे अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़े हायर क्लासेस में जाओगे तो और चीजें निकल के आएंगी सामने, लेकिन अभी तक इतनी चीज समझिए कि ये लिगेंड का हम आराम से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक बता दी। और इलेक्ट्रोकेमिकल, अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करो तो याद कर लेना, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं अपन कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर। देखो सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स को लेते हैं, FeCN6-3 दे ही रखा है। इसका नाम क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं नोमेनक्लेचर, भूल तो नहीं गए? अरे इसका नाम होगा हेक्सा साइनिडो। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो सोचो ही मत, फेरेट और थर्ड आयन, ठीक है। तो देखो हमने इसका नोमेनक्लेचर तो लिख दिया। अब देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी पहले भी। देखो सबसे पहले अगर जो भी कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। तो ऑक्सीडेशन कितनी है सर? ये -6 और ये इधर -x -6 -3, x इधर गया -3 + 6, तो हमारे पास x कितना आया? +3। मेरे हिसाब से बात समझ आ गई होगी यहाँ तक तो सर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। तो देखो हमारे पास जो अब दूसरी बात मैंने क्या बताई थी आपको बच्चों, देखो मैंने आपको बताया था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो इसके पास हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d6 4s2। अब देखो बच्चों अगर हम इसको फिलिंग करें कि सर Fe एटम इन ग्राउंड स्टेट के अंदर अगर हम देखें तो फिलिंग कैसे करेंगे? तो सर ये लो, ये इलेक्ट्रॉन जब तक पेयरिंग नहीं करेंगे, ये 3d6 ये अपने पास हो गया, 6 हमारे पास, ये लो 4s2 हमारे पास यहाँ है ही। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं Fe+3, क्योंकि आयरन जो है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 के अंदर। तो देखो हम इसको कैसे करते हैं, आप ये दो इलेक्ट्रॉन तो ये और एक इलेक्ट्रॉन ये हटा दो, तो हमारे पास कितना हुआ? देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये Fe+3 है तो हमारे पास सर 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, बिल्कुल। तो 3 इलेक्ट्रॉन कम होने पर हमारे पास जो Fe+3 का हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या रहेगा? देखो इधर बच्चों सुनना और समझना, आपको मेरे हिसाब से साफ दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत है नहीं। ये दोनों हमारे पास कितने हो गए सर? ये हो गए हमारे पास 6 2 8, 8 में से 3 गए, कितने बच गए? 3d5, और ये हो गया 4s0। अब देखो बच्चों मैं इसको लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। बड़ा इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा अगर आप कॉन्सेंट्रेट रखो, मेरे को ध्यान से सुनो, तो अपन अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। तो देखो हमारे पास 5 है तो 5 कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5। अब देखो सबसे पहले हम नोट करेंगे सर लाइगेंड कैसा आ रहा है। लाइगेंड हमारे पास Cn- है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको CnP करके ट्रिक बताई थी, जिसके अंदर कार्बन अगर डोनर एटम है तो वो कैसे बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग लाइगेंड की तरह। और स्ट्रॉन्ग लाइगेंड क्या करता है कि सर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो रिपल्शन करेगा तो इनको भाई ये ताकतवर है, ये धक्के मारेगा, भाई जाओ पेयरिंग करो तुम लोग, इनको यहाँ से अपने कमरे खाली करो, ये जो ऑर्बिटल्स वगैरह खाली करो और अपनी अपनी पेयरिंग करके। तो ऑब्वियसली ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो ये वाले, ये क्या होंगे सर? इनकी पेयरिंग होगी। तो देखो बच्चों ध्यान से सुनना, मैं इसको मिटाता हूं थोड़ा सा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से जाके और हमारे पास यहां पेयरिंग कर लेंगे, ये ठीक है बच्चों, समझ आया क्या? अब देखो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6 Cn-, हमें पता है लाइगेंड जो होता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो देखो मैं इसको दूसरे कलर से शो कर देता हूं। ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, हमें पता है एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 आएंगे, दोनों की अपोजिट स्पिन है, अपन सारी चीज पढ़ रखी है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा डोनेट किए गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा डोनेट किए गए। अब देखो आप खुद ही नोट करो, देखो इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, यहां देखिए और आप खुद सोचिए कि सर हाइब्रिडाइजेशन निकल के कौन सी आई? देखो यहाँ के 2 ऑर्बिटल, ये क्या था हमारे पास? 3d था, ये हमारे पास क्या था? 4s था, ये हमारे पास क्या है? 4p है। तो देखो 3d के हमारे कितने ऑर्बिटल्स आर बीइंग यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन? सर d2 s, ये हो ही गया। ये कितना हो गया? d2 sp3। तो पहली चीज तो ये समझ रही कॉम्प्लेक्स किस प्रकार का है सर? इनर d ऑर्बिटल्स आर बीइंग यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो पहली चीज तो समझ आ गई सर, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कैसे पता चला? क्योंकि सर इसमें n-1d ऑर्बिटल इज बीइंग यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के अंदर ये प्रयुक्त हुआ है। अरे ये तो क्लियर हो गया। अब देखो d2sp3 आएगा हमारे पास, जिसको अपन कहते हैं आंतरिक कक्षक संकुल,
जिसको अपन कहते हैं निम्न चक्रण संकुल, ठीक है ना, चक्रण का भी ध्यान रखना, निम्न हाई स्पिन लो स्पिन, इसमें भी कंफ्यूज मत होना। अब देखो D2sp3 बन गया। अब देखो हमें पता है D2sp3 की जो ज्योमेट्री होती है वो तो क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल आप लोग जानते हो सर, दिस इज द शेप। ये हमारे पास क्या ले रखा है अपन ने, आयरन ले रखा है ना, तो दिस इज एन आयरन ईयर। और ये हमारे पास लिगेंड, लिगेंड यहाँ पुटअप हो जाएंगे, तो ये लो हमारे पास क्या हो गया, इसकी ज्योमेट्री होगी। अब मैग्नेटिक देखेंगे तो देखो मैग्नेटिक के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि सर अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, आपने तो ये कहा था, बिल्कुल कहा था। यहाँ दिख रहा है क्या अनपेड, अरे ये रहा, ये अनपेड ही तो है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, अगर आपसे पूछे एन नंबर कितना है सर, 1 है, तो ये क्या होगा, स्लाइटली पैरामैग्नेटिक होगा। यानी इसकी प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अब देखो नेक्स्ट है इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना। तो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सूत्र है सर, म्यू बराबर n+2। तो n क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित ध्यान से सुनना, जिसको पेयर्ड नहीं किया गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो हम 1 की जगह ये देखो यहाँ वैल्यू पुटअप की, n यहाँ पुटअप किया, तो देखो हमारे पास क्या आता है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा √3, और √3 का है वो हमारे पास आता है 1.73। तो देखो बच्चों एक चीज और समझ लो कि हम सर बिना करे कैलकुलेशन वगैरह करे हुए सीधा ही बता सकते हैं। तो देखो एक चीज इसको ध्यान में रख लो, थोड़ा सा ट्रिक वही से, कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 है या 2 है या 3 है या हमारे पास N4 है या हमारे पास N5 है, तो देखो बच्चों इसका मैग्नेटिक मोमेंट मैं वैसे ही याद करा देता हूं। आप अगर हम इसकी बात करें, अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको कहीं 1 दिखाई दे रहा है, इसका 1.73 कर देना। अब बाकी जितने भी हैं तो 2, 3, 4 तो लिख ही देना, मैग्नेटिक मोमेंट ये तो होगा ही हमारा। ठीक है बच्चों, देखो हम सीधा ही देख के पता लगा दें, तो यहां पे आप लिखना 2.82। वैसे इसका आप निकालोगे तो हमारे पास 2.82 ही आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा हूं, देखो बच्चों मैं ध्यान से सुन लेना, इसकी जो यूनिट है हमारे पास बोर मैग्नेटॉन है, ध्यान से सुनना। यहाँ 3 अगर हो तो 3.87 आता है। 4 अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन कहीं देखने को मिले तो उसका जो हमारे पास आता है 4.89, और अगर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलोगे तो उसके अंदर मिलेगा 5.91। अब इसको याद कैसे करें सर, हम याद ही कर ले तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़े। थोड़ा सा सिंपल तरीका है, थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग को जोर डालोगे तो आराम से कर सकते हो। इसको याद कर लो आप, क्या सॉर्ट आउट करने की जरूरत है ताकि टाइम बचे हमारा। देखो 2 पॉइंट, ये तो हमें पता ही चल गया सर, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 तो हो गई भाई, 2 तो आगे लिखेंगे, उसके बाद ही पॉइंट ऑफ लिखेंगे। अगर 3 है तो 3 तो लिखेंगे ही, 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग होगा, 5 पॉइंट। अनपेड इलेक्ट्रॉन पे सारा वेरी करता है, लेकिन ये डिजिट वाला याद कर लो, एक 2.82 याद कर लो, बाकी अपन सब समझ सकते हैं। देखो सर इन दोनों के बीच में गैप है हमारे पास +5, बाकी सब जगह +2। क्या हुआ ये, समझ में आया? देखो मतलब, देखो सर 2.82 लिखा मैंने, हमें पता 3, 4, 5। तो देखो ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। सर पहले आपने कहा 5 जोड़ो, बाद में सब में 2 जोड़ देना। तो इसका 8 2 + 5 कितना हो गया, 8 7। सर 2 जोड़ना है, तो ये कितना हो गया, 8 9। सर 2 जोड़ने हैं, 9 1। ये लो, सबका स्क्वायर रेट निकालना बड़ा आसान हो गया, 1.73। हम मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को वापस देखो और पूरा एकदम नोट डाउन करते रहना, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ उसको पूरा अच्छी तरह फॉलो करना, नोट्स बनाते रहना, पूरा वीडियो पूरा देखा करो बच्चों, ताकि यू कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट और एडवांटेज फ्रॉम दिस वीडियो। देखो इस पूरे क्वेश्चन में हमने ये देखा, एफिशिएंसी दे रखा था, एल्कोसाइनोफेरेट, सेंट्रल मेटल। हमने क्या निकाला, सबसे पहले सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला। ये आपको समझ में आएगा, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 Cn-। हमें पता है जो आयरन है उसने अपने सर 6 ऑर्बिटल्स, एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड किए, समझ रहे हो ना, 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड किए ताकि लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। हमारे पास एक बॉन्ड बनी, हमारे पास एक हाइब्रिडेशन कम्स आउट टू बी, दैट इज D2sp3। ठीक है ना। और इस तरह से हमने स्लाइटली पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट और ज्योमेट्री सब कुछ इसके एकदम टॉप स्टेप वाइज कर लिया। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने, ये समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, इसको नोट डाउन कर लोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, आ जाइए हमारे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पे, जो आपको गिवन है सर COF6 3-। देखो सबसे पहले बच्चों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसका नाम बताइए आप। तो देखो इसका नाम साफ ही दिख रहा है सर, F6 दे रखा है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, हेक्सा फ्लोरिडो। फिर क्या करोगे सर, मेटल एटम कोबाल्टेट। ठीक है ना, वहां पर भी हमारे पास नेगेटिव आयन था, तो पता चल रहा है ना उसका, दैट इज कोबाल्टेट। और यहां पे क्या लिखोगे, ये हो गया हमारे पास 3rd। ठीक है ना, कोबाल्टेट एंड दैट इज 3rd आयन। तो देखो बच्चों इसका नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत है ही नहीं आप लोगों को, ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं। तो अब देखो
यहां हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है कोबाल्ट का वो है Z = 27। तो इसका हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आया वो आया सर हमारे पास Ar3d7 4s। अब देखो इसमें जो फिलिंग करेंगे अपन, तो अगर मैं ये कहूँ सर इसे फिलिंग करो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें, तो देखो कैसे करेंगे। हमारे पास होगा सर 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारे पास 6, 5 6 और ये हो गया 7। ठीक है, तो देखो 5 2 7 हो गए, ये हमारे पास 4s2। यहां तक आपको कोई दिक्कत? ये ग्राउंड स्टेट है कोबाल्ट की। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर पता होनी चाहिए। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है कोबाल्ट की हमारे पास? तो कोबाल्ट की सर आएगी 3rd। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd कैसे निकाला? समझ गए ना, -6 = -3x, तो इसकी हमारे पास 3rd आई। तो हमारे पास 3d7 4s2 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने? 9 है। 9 में से 3 घटा दो कितने बचेंगे? सोचो 6। तो देखो बच्चों इधर देखो, वी आर हैविंग CO+3 का हम लिखेंगे, तो देखो सर हम यहां लिखेंगे इसको, देखो हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो था हमारे पास क्या था? 3D था। ये क्या है हमारे पास? 4s है। ये क्या है? 4p है। इसके आगे जो होगा वो होगा हमारे पास 1 2 3, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, थोड़ा वो इजी हो जाए। ये देखो बच्चों, ये 3D 4s 4p और ये है हमारे पास 4d। तो देखो बच्चों अब ध्यान से सुनना, अब की बार जो लिगेंड है वो है हमारे पास सर फ्लोराइड है, फ्लोरिडो है, फिर सर हेलोजन। हेलोजन तो आपने बताया था होस वीक, तो हेलोजन हेलोजन ही है, ये वीक है। वीक लिगेंड सर मैं बता दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर इसके हायर है सर, ये इसको पेयरिंग नहीं करा पाएंगे, इनको धक्के देके पेयरिंग के लिए फोर्स नहीं कर सकते, खुद कमजोर है, ये इनको नहीं कह सकता कि आप इधर जाके शिफ्ट हो जाओ। तो देखो होगा क्या कि सर हमारे पास जो बाहर का जो डी है वो यूज होगा, बिल्कुल होगा। तो हमारे पास क्या होगी? देखो यहां देखिए कि जो एक तो ये यूज होगा, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, पेयरिंग कराने में असमर्थ है, इनका युग्मन कराने में ये फ्लोराइड असमर्थ है क्योंकि ये दुर्बल लिगेंड है और दुर्बल लिगेंड पेयरिंग नहीं करवा पाता। हमारे पास देखो मैंने ये लिख दिया, यहां देखते रहिए, ये कितने हो गए? 1 2 3 4, समझ में आ रहा है? और ये हमारे पास हो गया, ये जितना भी है तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गई, ये फ्लोराइड हो गया। अब देखो बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल गई सर इसकी हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन अपन को दिख रही है सर, ये आपने एस यूज किया, बिल्कुल किया है, तो ये एस हो गया। इसके पी के कितने यूज किए सर? 3। और ये कितने हो गए? यानी ये हमारे पास बना sp3d2। अब यहाँ डी जो यूज किया है वो एन डी यानी बाहर का यूज किया है सर, इसको अपन बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल बच्चों, इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे, बाह्य कक्षक संकुल भी कहेंगे। अब देखो नेक्स्ट चीज नोट कीजिए, जो हमारे पास सामने है कि सर इसमें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं सर? 4 है। अनपेड इलेक्ट्रॉन आते ही सर ये चीज तो आगे सर ये अनुचुंबकीय है। कैसा है भाई? ये अनुचुंबकीय, इंग्लिश में इसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक। अब इसके देखो बिना सीधा ही डायरेक्ट ही बता सकते हो सर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो भी होगा सर 4 तो है ही। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आपको पिछली स्लाइड के अंदर बताया था कि 1.73, अगर एक इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2.82, उसके बाद पहले 5 जोड़ना है, बाकी सब में 2 2 जोड़ना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास हो गया 3.87, 4.89 और फिर हो गया 5.91। तो देखो बच्चों यहाँ हमें पता चल रहा है 4 है, तो हमारे पास कम्स आउट टू बी 4.89। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया? 4.89। तो देखो बहुत सारी चीजें यहाँ क्लियर हो गई सर, ज्योमेट्री निकल गया, ऑक्टाहेड्रल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई पैरामैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट भी हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो उसके आधार पे हमने पता लगा लिया कि सर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 4.89 हमारे पास इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आ जाओ नेक्स्ट के अंदर। अब देखो हम जो कॉम्प्लेक्सेस लेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, ठीक है ना? इस 4 यानी ML4 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस लेंगे जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन हमारे पास 4 है। उसके अंतर्गत देखो हमारे पास सबसे ज्यादा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम सब के अंदर आता है, एक तो हमारे पास मिलता है टेट्रा कार्बोनेट निकल, एक हमारे पास टेट्रा क्लोरिडो निकलेट, एक हमारे पास टेट्रा साइनिडो निकलेट सेकंड। तो देखो बच्चों ये 3 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं निकल के। तो निकल का सबसे पहले देखो हमें ये पता होना चाहिए सर, इसकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सबसे पहले तो निकल इसको ले लो आप। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमें पता है, ग्राउंड स्टेट के अंदर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो आर्गन 3d8 4s2 है। देखो पहला कॉम्प्लेक्स लेते हैं, हमें निकालनी है ज्योमेट्री, हाइब्रिडेशन,
मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सारी चीजें ये क्लियर होना चाहिए। ये 3 निकल के कॉम्प्लेक्स बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, नीट वगैरह सब में आ रखे हैं ये, तो आप लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। पहले देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले हम निकल इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, टेट्रा कार्बोनिल निकल की। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d8 4s2 है। तो देखो 3d8 4s2 है, तो सर फिलअप करो। यहाँ निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? अरे सर 0 है, क्योंकि कार्बोनिल पे कोई चार्ज होता नहीं है, तो 0 ही होगी। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो सर इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना। तो देखो 3d8 है, तो हम कैसे फिलिंग करेंगे सर? 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 6 7 और ये 8। ठीक है बच्चों, अब ये 4s2 है, तो ये लो हमारा 4s2। अब देखो कार्बोनिल दे रखा है। अब देखो कार्बोनिल है, तो देखो बच्चों ध्यान से सुनना, कार्बोनिल सर इसमें तो कार्बन इलेक्ट्रॉन, वो कार्बन हमारे पास डोनर एटम है, और डोनर एटम अगर कार्बन हो तो आपने बताया था कि वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बिल्कुल है। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड क्या करता है? धक्के मारता है, इनको पेयरिंग करो भाई। तो देखो होता क्या है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर जो है, ये शिफ्ट होके कहां आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जो एक में थे उनकी क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। देखो यहां देखिए, ये सारा पेयरिंग है हमारे पास, ये लो, ये सारा पेयरिंग हो गया। अरे हमारे पास भाई कितने 4 कक्षक उपलब्ध करवाने थे, ये हमारे पास कौन सा है सर? ये 3D है। ये हमारे पास क्या है? 4s है। ये क्या है? 4p है। देखो बच्चों कंफ्यूज मत होना। तो 3D तो हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हमारे पास यहाँ क्या हो गया सर? 4s। ये इलेक्ट्रॉन दे दिए गए हमारे पास, ये पूरा सर कार्बोनिल के द्वारा। तो यहां अगर हम देखें तो सर इसकी हाइब्रिडेशन निकल के क्या आती है? देखो बच्चों ध्यान से देखना और सुनना और समझना। सर यहाँ s यूज हो रहा है, तो सर ये s, p के कितने होते हैं? 3, sp3। सर sp3 आएगी, sp3 तो हमें पता है सर, मेटल लिगेंड लिगेंड लिगेंड, ये तो टेट्राहेड्रल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो देखो पहली चीज समझ में आ गई, अगर हाइब्रिडेशन क्लियर हो गई तो सर इसकी जो आकृति होगी, जो हमारे पास ज्योमेट्री होगी, वो होगी चतुष्फलकीय। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखो, इसके अंदर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है सर, कहीं सारे युग्मित है ये तो नहीं है, तो भाई इसको कहेंगे डायुग्मित, डाईमैग्नेटिक, और हिंदी में कहते हैं इसको प्रति चुंबकीय। तो देखो बच्चों, ये निकल टेट्रा कार्बोनिल निकल वाला आपको कॉम्प्लेक्स समझ में आया होगा, कई बार एग्जाम्स में आता है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट चलते हैं अपन NiCl4 वाले पे। यहां देखिए, ये है हमारे पास टेट्रा क्लोरिडो, ठीक है, और ये हो गया निकलेट। निकलेट ही होगा क्योंकि हमारे पास नेगेटिव है, तो टेट्रा क्लोरिडो निकलेट सेकंड आयन। वो पहले वाला क्या था हमारे पास? पहले उसको भी देखो भाई, NiCO4 था, तो वो क्या था सर? ये तो टेट्रा कार्बोनिल निकल है, समझ ही रहे हो ना, क्योंकि ये तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो देखो अगर हम इसकी बात करें तो यहां हमारे पास देखो, अब यहां पे सबसे पहले निकल कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? सोचो सर, सेकंड में है, 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर दो। तो देखो निकल के अगर ग्राउंड स्टेट तो अपन जानते हैं सर, ये एक सेकंड में 1 2 3 4 ऐसे भरे जाते हैं, ध्यान रखना। ओम्स रूल्स, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो सारी पढ़ रखी होगी आपने। हमारे पास ये 4s2 और ये हमारे पास निकल का ग्राउंड स्टेट का था, ठीक है ना। अब Ni+2 की बात कर रहे हैं, तो ये 2 बाहर वाले चले जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा? 1 2 3 4 5 6 5 2 7 और ये हो गया 8। ठीक है बच्चों, Ni+2 समझ में आ रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक? अब देखिए हमारे पास Ni+2 का आपने देख लिया कि सर हमारे पास ये है, ये हमारे पास। अब देखो डिपेंड करता है लाइगेंड कैसा है। लाइगेंड सर आपने लिया Cl-, हेलोजन है। हेलोजन तो सर वीक है, कमजोर है, उसकी कोई औकात नहीं है कि वो इनको पेयरिंग करवा सके। तो पेयरिंग नहीं करवा सकता तो ऑब्वियसली हमारे पास सर ये पेयर्ड नहीं होंगे। तो हमारे पास देखो, ध्यान से सुनो बच्चों, हमारे पास ये देखो ये क्या चीज थी? हमारे पास 3D था, ये हमारे पास 4s था, ये हमारे पास 4p था। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां फिलअप होंगे हमारे पास, और ये सारा क्लोराइड है, ठीक है ना। तो क्लोरिडो जब लेगा तो हमारे पास सर जो निकल के आई हाइब्रिडेशन, वो क्या आई? sp3। अब sp3 आई तो सर एक चीज तो क्लियर हो गई, ज्योमेट्री हमारे पास क्या है? टेट्राहेड्रल है। अब दूसरी चीज देखिए सर, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक को देखें सर, 2 लोन पेयर है इसके अंदर, बिल्कुल है। तो लोन पेयर होने से हमें पता चल गया सर n बराबर कितना हो गया सर? 2 है। तो ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है। अब 2 दे रखा तो एक मैग्नेटिक मोमेंट तो अपन निकाल लेंगे सर, 2.82 होगा इसका। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्रिक बताई थी, सीधा वैल्यू पुटअप करेंगे n की और सीधा निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब देखो ऐसा ही कॉम्प्लेक्स है हमारे पास NiCN4-2 वाला, टेट्रासाइनिडो निकलेट सेकंड, ठीक है ना बच्चों। तो इसका और देखो आप,
टेट्रासाइनिडोन्यूक्लेट के अंदर भी देखो हमें पता है कि सर यहाँ जो निकल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, Na+2, और Na+2 होगी तो सीधा सही समझ में आ रहा है इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हमारे पास क्या 3D है, ये हमारे पास 4p है 4s है और ये हो गया 4p। अब हमारे पास जो है वो है साइनाइड, और साइनाइड सर कार्बन इज बीइंग यूज्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनर एटम। डोनर एटम सर साइनाइड तो सर प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग तो पेयरिंग करवाता है, धक्के मारेगा अगर पेयरिंग करो। अब देखो यहाँ पे रहे तो इन्होंने कहा भाई इधर जाओ आप, ये इधर जाएगा, क्यों सर ये इधर क्यों जाएगा, पेयरिंग क्यों करवाएगा, अरे CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है मेटल आयन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिटल में पेयरिंग करवा देता है, युग्मन करवा देता है। देखो बच्चों यहाँ से देखना, ध्यान से सुनना, हमारे पास यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, हमारे इसको समझने का प्रयास करो, ये पेयरिंग हो गई, ठीक है। अब देखो डी का कौन सा खाली रह गया सर, एक ऑर्बिटल खाली रह गया, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो हमारे पास यहां CN कितने हैं, 4 हैं, देखो 4, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए। अब देखो इनके हाइब्रिडेशन को नोट करो सर, ये DsP2 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स, इक्वल एनर्जी हाइब्रिडेशन ये तो होती है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल लीड्स टू द इक्वल एनर्जी। तो DsP2 और DsP2 के लिए तो सर हमारे पास जो ज्योमेट्री होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर। कौन सी होती है, स्क्वायर प्लेनर। अब देखो एक चीज और देखो सर, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेट सर कहीं आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, तो नहीं दे रहा तो सीधी सी बात है ये कैसे होंगे, प्रति चुंबकीय, चुंबकीय, ठीक है ना, प्रति चुंबकीय, ठीक है बच्चों, एक सेकेंड, प्रति चुंबकीय होंगे, ठीक है, यानी इन इंग्लिश इट इज नोन एज ए पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इंग्लिश दोनों चीजें समझो। अब देखो इसका पूरी अगर हम समरी देखें तो कुल मिला के हमारे जो सामने जो चीज आई उसको नोट डाउन जरूर कर लेना बच्चों, आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तीनों कॉम्प्लेक्सेस की जो समरी जो हमारे पास निकल के आई वो आई सर टेट्रा कार्बोनेट निकल, इन दोनों के अंदर हमारे पास sp3 हाइब्रिडेशन होता है, ज्योमेट्री दोनों की हमारे पास टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, टेट्रा कार्बोनिल जो निकल है वो है डायमैग्नेटिक, जो टेट्राक्लोरिडोनिक्लेट है वो है हमारे पास पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। बात करते हैं NiCN4-2 की, तो इसके अंदर हमारे पास जो हाइब्रिडेशन निकल के आती है DsP2 है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, आपको दे दिया जाता है कि इसमें हाइब्रिडेशन किसकी होगी, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी, और जो हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो डायमैग्नेटिक होगी, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसी तरीके से हमने ये आज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के दोनों के कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी किया। आप मुझे यकीन है कि ये पूरा वीडियो देखोगे और नोट्स जरूर बनाना बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।